हाय, कैसे? नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत हो चुका है। थंबनेल आप पढ़ चुके हैं और थंबनेल देखने के बाद ही ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से मैं उसी बारे में बात करने वाला हूँ। तो टॉपिक क्या है कि क्यों एक पेशेंट का फिस्टुला कैंसर में डेवलप हो गया। ठीक है, ये टॉपिक मैं इसमें कवर करूँगा और ये टॉपिक मैं कवर करूँगा एक पेशेंट की स्टोरी बता के आपको, है ना। और वो मेरे रियल पेशेंट ही हैं। ऐसे मैं आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ कि उदाहरण देख के नहीं बता रहा हूँ कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बात वो नहीं है, मैं आपको एक पेशेंट की रियल स्टोरी बताऊँगा। डिस्क्लोजर मैं नहीं दूंगा पेशेंट का, पेशेंट कौन है, कहाँ है, वो अलग चीज़ें वो मैं नहीं बताऊंगा। मैं आपको उसकी स्टोरी बताऊंगा कि वो कैसे फिस्टुला से ग्रसित होने के बाद कैंसर तक पहुंच गए, है ना। तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो, क्या होता है कि जो मेरे पास पेशेंट आए, तो मैं बताऊँ, वो एक फीमेल पेशेंट है, वो महिला मरीज़ है और उनकी उम्र जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लगभग 60-62 के आसपास उनकी उम्र थी, है ना। तो वो पेशेंट मेरे पास आए और उनकी कंप्लेंट क्या थी, उनको मतलब वो जो क्योंकि पेशेंट आए तो मुझे तो नहीं पता ना कि वो पेशेंट किस तरह के, कौन से पेशेंट है, क्या है। तो इन जनरल जैसे ओपीडी में मेरे पास पेशेंट आते हैं वैसे ही वो आए। तो मैंने पूछा भाई कि क्या दिक्कत है। तो उन्होंने बताया कि हमको मोशन के रास्ते में दर्द होता है, छोटी सी मतलब फुंसी है, वहाँ फोड़ा हो गया, उसमें से पस आता है और इस तरह की हमको दिक्कत है। तो मुझे ऐसे कंप्लेंट सुन के तो मुझे लग रहा था कि ये फिस्टुला का केस हो सकता है, क्योंकि अगर एब्सेस है और उसमें से पस आ रहा है तो फिस्टुला हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। फिर एग्जामिनेशन, क्योंकि मैं हर पेशेंट का एग्जामिनेशन करता हूँ, बिना एग्जामिनेशन के मैं ट्रीटमेंट नहीं देता हूँ, है ना। क्योंकि क्या होता है, आपको कई, यदि आप मेरे वीडियो लगातार देखते हैं तो आपको मालूम है ये बात कि मोशन के रास्ते की जितनी भी बीमारियां हैं, एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं, उसमें सिम्टम्स जो हैं, साइंस जो है, वो एक से होते हैं। हर चीज़ में दर्द हो जाता है, हर चीज़ में मस्से जैसे सूजन जैसी छूने में आने लगता है, खून भी आ जाता है, दर्द भी होने लगता है, सूजन भी आ जाती है, हर चीज़ वैसे ही है। मोशन करने में तकलीफ होती है, मतलब ये सारे लक्षण जो हैं मोशन के रास्ते की बीमारियों में ऐसे कॉमन होते हैं। तो मेरा एक सिद्धांत है कि मैं हमेशा जांच करता हूँ। मुझे देखना होता है पेशेंट को कि एक्चुअली वो पेशेंट किस तरह से मतलब प्रॉब्लम है, उसको क्या ऐसी कंडीशन है जिससे उसे दिक्कत हो रही है। तो अब वो, हालांकि मैं, आप देखो एक उदाहरण मैं दे ही देता हूँ क्योंकि मैं बात कर ही रहा हूँ कि जैसे अभी एक पेशेंट मेरे आए थे, कहानी के दूसरे पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ कि एक पेशेंट आए थे, उनको प्रॉब्लम है, मोशन के रास्ते में जलन होती है, दर्द होता है और मोशन करते तब, और कभी कभी बारीक सा खून ऐसे लग के मोशन के रास्ते में आ जाता है। ये कंप्लेंट लेके पेशेंट मेरे पास आए थे। और देखो सुनने में क्या लग रहा है, जैसे खून आ रहा है, लाइन जैसी बन रही, कोई भी आदमी कहेगा फिशर है, कोई भी व्यक्ति कहेगा फिशर है, ऐसे सुनने में फिशर ही समझ में आ रहा है वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं देखूंगा इसको कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैंने उनको देखा तो उनके मोशन के रास्ते में बाल बहुत ज़्यादा थे, और बालों, और क्या है, वो बाइक चलाने का काम खूब करते हैं, तो खूब ज़्यादा बाइक चलाते दिन भर, उनका मतलब जॉब ही जो है वो मार्केटिंग का है। और बाल मोशन के रास्ते के अगल बगल बहुत ज़्यादा थे, उनके गुच्छे गुच्छे जैसे थे। तो होता क्या है, जब आप ज़्यादा देर बैठते हो ना, बाल रगड़ते 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 वहाँ की स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, छोटे छोटे कट लग जाते हैं वहाँ पे। और जब कभी गहरा हो जाता है तो दर्द हो जाता है, खून भी आ सकता है और खुजली भी होती है, जलन भी होती है। अब देखो क्या है, अगर मैं ये केस ना देखूं, है ना, पेशेंट को अगर मैं देखूं ना और ऐसे ही बोल दूं कि हाँ ठीक है, आप ये दवा ले लो, ठीक हो जाओगे, तो दवा से आराम तो होगा, लेकिन कारण का पता नहीं चल पाएगा, तो वो फिर 15-20 दिन बाद, महीने भर बाद उनको ये प्रॉब्लम फिर से होगी। तो जब मैंने उनको देखा तो मुझे पता चला कि यार इतने सारे बाल हैं और इतने छोटे छोटे कट लगे, इसमें पसीना रुकता है, बाल जब आप चलते हो तो रगड़ पड़ती है, उसके कारण लाल हो जाती है स्किन वहाँ की। तो मैंने कहा भाई आप बाल साफ़ करिए, ये क्रीम लगाइए, 1-2 टैबलेट जैसा भी मतलब मुझे ट्रीटमेंट उनको देना था, तो मैंने दिया और वो 15-20 दिन में ठीक भी होगा, और ठीक ही है वो, क्योंकि वो बाल हमेशा वहाँ के क्लीन कर रखते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये ऐसा नहीं था कि फिशर है और अपने को उसमें ऑपरेशन करना है, दवाई देना है, ये अलग चीज़ है। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, क्योंकि उनके बाल बहुत ज़्यादा थे, ट्रिम करके नहीं रखते थे, तो ये दिक्कत है, मैंने बोल दिया कि ट्रिम कर लो, सही हो गया मामला। ये देखने से आता है ना। तो चलो खैर, मैं तो कहीं का टॉपिक में कहीं ले गया, बात मेरे को याद आ गई तो मैंने आपको बता दी। तो देखो क्या है कि वो जो पेशेंट थे मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझे इस तरह से कुछ कहा, तो मैंने कहा ठीक है, मुझे तो जांच करनी है, मैं देखूंगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने जांच के लिए उनको लिया।
जांच के लिए जब मैंने उनको लिया तो मुझे वो पेशेंट फिस्टुला के तो नहीं लगे, है ना, मुझे वो पेशेंट बिल्कुल भी फिस्टुला के नहीं लगे। मुझे वो पेशेंट जो है वो मतलब आप कहना चाहिए कि वो फिस्टुला का केस ही नहीं लगा मुझे इस तरह से, है ना। तो फिर क्या हुआ, तो मैंने उनको जांच के बाद मैंने माताजी से पूछा, मैंने कहा माताजी क्या क्या होता है, कुछ लक्षण में जांच के समय भी पूछता हूँ। तो वो सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी और फिर मैंने उनको कहा कि अच्छा माताजी ठीक है, अब आप उठ जाइए और वहीं कंसल्टेंसी रूम में आ जाइए, मैं वहाँ आपसे मिलता हूँ। तो ठीक है, वो माताजी उठ के आ गई, मैं कंसल्टेंसी रूम से मतलब और जांच के रूम से मैं अपने ओपीडी वाले कंसल्टेंट इसी रूम में आ गया। मैं यहीं देखता हूँ ना बैठ के, जब वीडियो बना रहा हूँ यहीं मैं पेशेंट भी देखता हूँ, आप आओगे तो यही सेटअप आपको भी दिखे। तो वो आ गए इधर, मैं भी आ गया। तो उसके बाद वो माताजी बैठी हुई थी। अब देखो क्या है, 60-62 साल, और इस तरह का यदि मुझे कोई डाउट है ना, कि ये कुछ तीसरी चीज़ हो सकती है, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है, ये कुछ विशेष है या कोई ख़ास है ना, कोई गांठ है, कोई ग्रोथ है, तो मैं क्या है पेशेंट को, कोई भी डॉक्टर है, ये हमारा एथिक्स होते हैं कि कभी भी पेशेंट को डायरेक्टली इस तरह से अपने को नहीं कहना है ना। तो ऑब्वियसली वो एक प्रैक्टिस का पार्ट है। तो उनके साथ उनके घर वाले भी आए थे, बच्चे भी आए थे, हो गए ठीक है। तो मैंने उनको कहा कि माताजी अब आप थोड़ी देर बाहर बैठ जाइए, मैं दवाइयाँ इनको समझा दूंगा, क्योंकि आपको बैठने में तकलीफ भी हो रही है, तो आप बाहर जाके सोफे पे आराम से लेटिए। तो उनने भी कहा कि हाँ ठीक है। तो मैंने स्टाफ को बुलाया, मैंने कहा माताजी को आप उठा के बाहर सोफे पे या बेड पे कहीं भी उन लेटना चाहें तो उनको बोल दो, फिर वो लेट जाएं। उसके बाद उनकी फैमिली से आए थे, तो मैंने कहा उनकी फैमिली से जो भी आए हैं तो उनको बुला लो, तो मैं बात कर लेता हूँ कि कैसा क्या है। तो उनकी फैमिली को मैंने बुलाया, तो उनकी बेटी आई हुई थी और उनके बेटे तो शायद अंदर नहीं आए, बाहर ही थे, बेटी आई हुई थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये जो केस है ये मुझे ऐसे फिशुला का तो मुझे नहीं लग रहा है ना। अब डायरेक्टली देखो क्या होता है कि इस तरह के केसेस में ना भले ही हम क्लिनिकली कितने भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, है ना, कि हमने हज़ारों केस देखे हुए हैं, हर तरह के केस देखे हुए हैं, सारी बीमारियां देखी हुई हैं, और हमें मालूम है कि किस बीमारी को देख के मतलब कि ये क्या चीज़ हो सकती है वो समझ में आता है, लेकिन एथिकली जो है उसको क्लिनिकली प्रूव जो है ऐसे नहीं करते हैं जब तक कि पैथोलॉजिकल रिपोर्ट उसका सपोर्ट ना करे, है ना। हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं अगर, तो वो हमारे डायग्नोसिस का सपोर्ट ना करें तब तक हम एकदम एश्योर नहीं बोल सकते किसी पेशेंट को कि आपको ये प्रॉब्लम हो ही गई है ना। फिशुला की बात अलग है, लेकिन अगर कोई गांठ है, कोई ग्रोथ है, कोई अलग से कोई टिश्यू है वहाँ पे जो कि जिसका नॉर्मल से अलग सिम्टम्स है, अलग तरह से दिख रहा है, उसके अलग तरह से साइंस है, तो हम एकदम से अपने डायग्नोसिस को कंफर्म नहीं बताते हैं। ऑब्वियसली हम डाउट में ही बोलते हैं, भले ही हम कितना भी कंफर्म हो, पर हम उसे डाउट में ही बोलते हैं। तो उनके जो साथ में जो उनकी बेटी आई थी और भी 1-2 लोग साथ में थे, तो मैंने उनको कहा कि मुझे एक अलग तरह का डाउट है इस बीमारी को लेकर के, कि ये जो है ये सामान्य फिस्टुला नहीं है, और ये फिस्टुला तो मुझे नहीं ही लगता है। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह की ग्रोथ है, और ये ग्रोथ बेनाइन भी हो सकती है और मैलिग्नेंट भी हो सकती है। तो बेनाइन मतलब, बेनाइन और मैलिग्नेंट का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कैंसरस है या नॉन कैंसरस है, क्योंकि कई बार शरीर में गांठें ऐसी भी होती हैं जो कि कैंसरस नहीं होती हैं, नॉर्मल होती है, उसको बेनाइन बोल देते हैं। मैलिग्नेंट जो होता है वो कैंसरस टिश्यू होता है, तो इसी उसको ऐसे उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो मैंने उनको यही बताया कि मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ, मैं अभी इसको ऐसे नहीं बोल सकता, तो इसकी तो हमें जांच करानी पड़ेगी, उसका टिश्यू लेके हमको बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हमें कराना पड़ेगा, और उसमें जो आएगा तो फिर मैं आपको कंफर्म डायग्नोसिस का बता पाऊंगा कि एक्चुअली में माताजी जो है किस चीज़ से सफ़र कर रही है। मेरा इतना बोलना हुआ, ये क्या आ गया, टू बी कंटिन्यू।